प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम बा स्पर्श भाग 2 पद्य खंड के अंतर्गत आज हम पाठन करेंगे पाठ 8 जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। इस रचना के रचनाकार हैं प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी। आइए पहले हम गीतकार के संदर्भ में प्रकाश डालते हैं। प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी का असली नाम था अख्तर हुसैन रिजवी। आपका जन्म 14 जनवरी सन 1919 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव मिजमा में हुआ। कैफी आज़मी के तहसीलदार पिता को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, किंतु रिश्तेदारों के दबाव के कारण आपको इस्लाम धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ के सुल्तान उल मदरिया नामक मदरसे में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन आप अधिक समय तक वहां नहीं रह सके। बाद में आपने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई और उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। लेखन का शौक। गांव के भोले भाले माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे। 11 साल की उम्र में आपने अपनी पहली गज़ल लिखी। मई 1947 ईस्वी में आपका विवाह शौकत बेगम से हुआ। आर्थिक रूप से संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत को कैफी के लेखन ने प्रभावित भी किया। उनके यहाँ एक बेटी और एक बेटे का जन्म हुआ। बेटी का नाम सबाना और बेटे का नाम बाबत है। सबाना आज़मी हिंदी फिल्म जगत की एक जानी मानी अदाकारा हैं। उन्होंने अवतार जैसी फिल्मों में बाखूबी भूमिका निभाई। आपकी मुख्य रचनाएं आवारा सिजदे, इबलीस की मजलिसें, शूरा आदि। इसके अलावा आपने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। फिल्म कागज के फूल गीत के बोल थे वक्त ने किया क्या हसी सितम। फिल्म हीर रांझा गीत के बोल थे मिलो ना तुम तो हम घबराएं। फिल्म हकीकत गीत के बोल थे कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों आदि। पुरस्कार या सम्मान। आपको साहित्य और चलचित्र जगत में सराहनीय योगदान के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि राष्ट्रभक्ति फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए प्राप्त हुआ था, फिल्म फेयर पुरस्कार यह आपको सामाजिक फिल्म गरम हवा के लिए प्राप्त हुआ था, तथा उत्कृष्ट साहित्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आइए अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। बात सन 1962 ईस्वी की, जब चीन ने पंचशील के सिद्धांत को दरकिनार कर पूर्वी सीमांत क्षेत्र से अचानक हमला कर हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया था। बदले में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायरता का परिचय देते हुए हमारी सेना को घुटने टेकने मजबूर कर दिया था।
एकाएक हुए इस कायरता वाले हमले में हमारे सैनिकों को संभलने का अवसर नहीं मिला और ना ही हमारी सरकार ही हमारे सैनिकों तक हमारी सरकार कोई मदद पहुंचा सकी। फिर भी भूखे प्यासे हमारे जवान 7 दिनों तक कायर चीनी सैनिकों से लोहा लेते रहे। भारत 1962 का युद्ध भले हार गया हो, लेकिन इस युद्ध में एक वीर जवान ऐसा था जिसका नाम सुनते ही चीनी सेना आज भी कांपती है। ये वीर योद्धा थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने साल 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीनी सेना से जंग लड़ी थी। आपको बता दें, उस वक्त सेना के बाद पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आइए जानते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर राजस्थान में 1 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। शैतान सिंह का पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उन्हें सन 1962 ईस्वी में हुई भारत चीन की जंग के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें साल 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। जाने कैसे भारतीय सेना चीनी सेना पर पड़ी भारी। बात अक्टूबर 1962 की है। चीन ने भारत पर आक्रमण किया जब 13वीं कुमाऊनी बटालियन की शी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे। 1962 की जंग में भारतीय जवानों ने रेजांग ला में चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसकी अगुवाई शैतान सिंह करते थे। 18 नवंबर 1962 ईस्वी का ही वो दिन था जब चीन ने भारतीय सेना के साथ भारत पर हमला बोल दिया। हम आपको बता दें, भारत के पास 120 सैनिक थे, वहीं चीन के पास करीब 2000 सैनिक थे। जब मेजर शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। वहीं दुख की बात यह है कि उन्हें कहा गया कि अभी कोई मदद संभव नहीं है। इसी के साथ उनसे कहा गया कि सभी सैनिक चौकी से हट जाए या पीछे हो जाए। आपको बता देना चाहेंगे, चौकी छोड़ने का मतलब हार मानना होता है। मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला लिया। ऐसे में तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 हैं और दुश्मनों की संख्या हमसे कहीं ज़्यादा हो सकती है। पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाएं। हो सकता है हमसे कोई ना बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वह पीछे हटने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। शैतान सिंह की मानना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। चीनी सेना ये मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी उसका सामना जाबाज शैतान सिंह और उनके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें ही लाशें पड़ी थीं। जब कुछ चीनी मारे गए थे, उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा कि ये मत समझना युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद चीन ने दोबारा आक्रमण किया। जब तक भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, उस वक्त 5 से 7 गोलियां ही बची थीं। शैतान सिंह ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय हार जाएंगे। इसके साथ ही वह जानते थे कि यदि सभी जाबाज शहीद हो गए
भारत के लोग और सरकार ये बात कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर रेजांगला में क्या हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2 घायल सैनिकों से कहा कि वह यहाँ से तुरंत चले जाएं। इन दोनों का नाम था रामचंद्र और निहाल सिंह। हम आपको बता दें, निहाल सिंह और चीनी कैदी, निहाल सिंह को चीनी कैदी अपने साथ ले गए थे। 13वीं कुआओं के इस पराक्रमी पलटन ने केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें भी 9 गंभीर रूप से घायल थे। भारत के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं चीन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कबूल किया कि 1962 के युद्ध में उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। ऐसे में शैतान सिंह के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। रेजांगला की बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब एक गड़रिए ने अपनी भीड़ चराने के लिए रेजांग की ओर जा रहा था। वहीं बड़ी सी चट्टान में वर्दी में कुछ नजर आया, जिसके बाद उसने ये सूचना वहां मौजूद अधिकारियों को दी। गड़रिए की खबर के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक एक सैनिक उस दिन भी अपनी अपनी बंदूकें थामे ऐसे बैठे थे जैसे मानो अभी भी लड़ाई चल रही हो। उसमें शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हों। हालांकि भारत माँ के ऊपर ये सभी जवान एक एक कर बलिदान हो गए, लेकिन जिस भीषण ठंड को देखकर चीनी सेना उस वक्त वहां से हट गई, लेकिन उस भीषण ठंड -डिग्री के नीचे जाने वाली ठंड में भी हमारे सैनिक केवल इसलिए डटे रहे जिससे कि दुश्मन को यह आभास हो कि सैनिक अभी बुलंदियों पर तैनात है, देश की रक्षा के लिए तैयार है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। उस घटना को लेकर सन 1964 ईस्वी में बनी फिल्म हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका नाम हकीकत। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे फिल्मकार चेतन आनंद। उन्होंने भारत चीन युद्ध की समस्त घटना को इस फिल्म में दर्शाया है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश ने। फिल्म के गीतकार हैं कैफी आजमी जी। फिल्म का वह गीत जिसने हर एक देशभक्त को भावुक कर दिया, जिसके बोल हैं कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आवाज़ दी है उस जमाने के महान फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो आइए अब हम इस संगीतमय गीत को पढ़ेंगे और अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब बारी है अर्थ समझने की। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कैफी आजमी जी ने युद्ध में शहीद होने वाले एक सैनिक के अंतिम क्षणों की मनोदशा का वर्णन किया है। युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक अपनी अंतिम सांसों को समेटकर दूसरे सैनिक साथियों से कहते हैं कि हमने तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। मृत्यु को सामने देखकर भी हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मातृभूमि के सारे शत्रुओं का डटकर सामना किया। हमें हमारे सिर कटने का भी
कोई दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय अर्थात भारत माता का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने शत्रुओं को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। अब हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। देश की रक्षा अब तुम्हारे हवाले है साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुशवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में एक सैनिक दूसरे से कह रहा है कि हमें जीने के लिए हजारों अवसर मिलते हैं, परंतु शहीद होने के ऐसे शुभ अवसर कभी कभी ही नसीब होते हैं। ऐसी जवानी ही क्या जिसने कभी दूसरों की भलाई के लिए त्याग या बलिदान ही ना किया हो। जो जवान खून से नहाया ना हो वह भला कैसे अपने प्यार की मर्यादा की रक्षा करेगा। आज धरती किसी दुल्हन के समान है जिसकी मान मर्यादा हमारे हाथों में है। हमें अपने रक्त की एक एक बूंद को बहाकर भी इसके मान सम्मान को बचाए रखना है। मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि अब अपने वतन के काम आओ। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में एक शहीद होते सैनिक अपने साथी सैनिक से कहता है कि हे मेरे वीर साथियों, मेरे जैसे लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सुना नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम जैसे नौजवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे जाते रहने चाहिए। इस जंग को जीतकर ही हम जश्न मना पाएंगे। हम ऐसी जंग में जा रहे हैं जहां कभी भी मृत्यु हमें गले लगा सकती है। हम अपने अंदर से मृत्यु का भय निकाल कर सिर पर कफन बांधकर मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। अपने प्यारे वतन की रक्षा तुम्हें हर हाल में करनी है, इसलिए हौसलों से डटकर लड़ो साथियों। हे मेरा वतन अब तुम सभी के हवाले है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कैफी आजमी जी एक शहीद होते हुए सैनिक के माध्यम से देश के बहादुर सैनिकों को यह संदेश देते हैं कि हमें सीमा पर अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, ताकि दुश्मन रूपी रावण हमारी सरजमी पर कदम भी ना रख सके। कवि यहाँ भारतवर्ष की तुलना सीता माँ से करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ इसकी ओर उठे तो उसे वहीं तोड़ देना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी ने माँ सीता को रावण से बचाया, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। शहीद हो रहा सैनिक अपने साथियों से आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मैं भले ही शहीद हो रहा हूँ, लेकिन अब वतन तुम्हारे हवाले है, इसकी हर हालत में रक्षा करना मेरे बहादुर साथियों। इस प्रकार राष्ट्र भक्ति के प्रति अपनी विस्तृत भावनाओं को कैफी आजमी जी ने भारत माता के चरणों में प्रस्तुत की है। इस गीत के माध्यम से यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत है ये प्रश्न, आप इनका अभ्यास करिए और जांच कार्य हेतु अग्र प्रेषित करिए। जब तक धन्यवाद।